ओके देखो, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हो जाता है। मेरा नाम डॉक्टर हरीश कुमार चौधरी है और मैं पिछले 8-10 साल से टीचिंग में हूं और अभी नाथद्वारा लॉ कॉलेज का मैं प्रिंसिपल हूं। ठीक है, मैंने पीएचडी मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी से की थी और अब मैं वहीं उस कॉलेज में पढ़ाता हूं। ठीक है, भाई साहब का आदेश था कि अब आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाना है, देन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे हम। थोड़ी सी कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले, आप फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हो, सेकंड ईयर पढ़ा, थर्ड ईयर पढ़ा, एलएलबी या बीएलएलबी जो भी है, आपने कभी ये गौर किया कि सबसे पहला सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों था? किसी भी जब उसमें जाते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट एलएलबी का जब करिकुलम होता है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, आपने देखा होगा सबसे पहला जो होता है सब्जेक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। थोड़ा सा सोचा कभी किसी भी यूनिवर्सिटी में? और अगर बीएलएलबी करके आए तो पहले कुछ सब्जेक्टों में कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट ही आता है। ऐसा क्यों? देखो, बहुत सिंपल सा है। जब आप कक्षा 1 में जाते हैं, 2 में जाते हैं, तो आपको गिनती सिखाई जाती है, 1 to 100 या आ ई ई या फिर ABCD जो भी है, वो बेसिक है। तो अब जब फर्स्ट एलएलबी में जाते हैं तो कुछ चीजें बेसिक सिखाई जाती है और बेसिक में जो सबसे पहला होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। बिना इसको सीखे आप दूसरी चीजें नहीं सीख पाओगे। तो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट जो है या कॉन्ट्रैक्ट जो सब्जेक्ट है वो बेसिक लॉ में आता है। ये नहीं सीखोगे तो आगे के लॉ नहीं सीखोगे। हम इस पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट पे डिस्कस करेंगे। जैसे आप ABCD बिना सीखे आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। गिनती सीखे बिना आप जोड़ घटाव या फिर वो मल्टीपल या कुछ भी जो है वो नहीं सीख सकते। सेम कंडीशन यहां पे ऐसी है कि अगर आप बेसिक लॉ नहीं सीखेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर कॉन्ट्रैक्ट है या इसके अलावा आपके जो फर्स्ट है, बाकी के चीजें जैसे होती हैं कि जूरिस्प्रूडेंस भी बेसिक है, परंतु होता क्या है कि वो थोड़ा सा जटिल है, इसलिए उसको सेकंड ईयर या थोड़े डिले डालते हैं। तो हम यही चीजों से शुरू करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट जो है वो बहुत बेसिक होता है। अब ये है कि सबसे पहली बात कि आप देखो, जितना भी जुडिशियल सिस्टम देखते हैं हम, उसमें आपको देखा होगा ये ज्यादातर जो लॉ थे वो अंग्रेजों ने बनाए थे। पहली बात तो बेसिक क्यों है उस पर आएंगे हम, वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाएंगे कि ये है क्या, ये अंग्रेजों ने ही क्यों बनाए लॉ, थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम इसके डिटेल में जाएंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या काम आता है। उसके बाद हम इसके प्रावधानों पे, तो थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है पर फिर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं ये जो भारतीय संविदा विधि, अच्छा इसमें ये इससे भी लग जाता है क्या? ओके, देखिए अब आपको थोड़ा सा हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट क्यों जरूरी है, क्यों फर्स्ट पेपर है ये पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर प्रावधान। तो देखिए, आपको छोटी सी बात बता दूं मैं कि ज्यादातर, चाहे वो पहली CPC थी, पहली IPC थी, या IPC तो 1860 की अभी खत्म हुई है, CPC 1909 की अभी भी चल रही है, CRPC पहले 1859 की थी, फिर 1898 की थी, और फिर हमने 1973 में लाई ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर TP पढ़ेंगे हम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1882। ये मोस्टली जो लॉ थे वो अंग्रेज लाए थे। क्वेश्चन है कि अंग्रेज क्यों लाए थे? तो देखिए, ऐसा था, अंग्रेज व्यापारी थे, हमारे देश में व्यापार करने आए थे। और क्या व्यापार बिना कॉन्ट्रैक्ट के हो सकता है, बिना एग्रीमेंट के हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब कोई काम करवाता है तो एक तो होता है ऑनररी काम के, बिना किसी पैसे के या बिना किसी चीज के, अपनी स्वेच्छा से करता है, और एक होता है कि व्यक्ति गिव एंड टेक देता है कि मैं कुछ देता हूं कुछ लेता हूं। तो व्यापार हमेशा यही होता है, और अंग्रेज व्यापारी थे। जब वो व्यापार करते थे तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे? क्वेश्चन ये है। बिना कॉन्ट्रैक्ट के व्यापार नहीं हो सकता, परंतु उनके नियम, यस, उनके नियम चूंकि वो इंग्लैंड में थे और हमारे देश के नियम चूंकि हम थे,
एक सामान्य सी चीज है व्यापार में कि लेन देन चलता रहता है, परंतु कुछ चीजों में बहुत अंतर होता है। जैसे हर सब्जेक्ट का एक व्यापार होता है, टीचिंग का व्यापार एक अलग चीज है, आप सामान खरीदने जाओगे उसकी अलग सी वारंटी होती है। जैसे प्रेशर कुकर खरीदने गए आप, तो एक सामान्य सी बात है कि उसकी सीटी बोलेगी या वो काम करेगा, खाना बनाए पकाएगा। अगर प्रेशर कुकर खाना ही नहीं पकाएगा तो उसको लेने का फायदा क्या है? तो हर सब्जेक्ट के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट शर्तें जुड़ी होती है स्वतः ही। अब मोटरसाइकिल लेने जाओगे तो उसका उद्देश्य होता है वो चलेगी, ठीक है। कार लेने जाओगे तो वो उस हिसाब से काम करेगी, हर चीज का एक शर्त जुड़ी होती है। परंतु जब अंग्रेज आए थे और अंग्रेज व्यापार करने ही आए थे तो उनको बड़ी दिक्कतें आती थी। लैंग्वेजल दिक्कत तो थी, तो भाषा की एक प्रॉब्लम तो थी, पर साथ साथ उनको यह था कि उनके यहां नियम अलग थे कॉन्ट्रैक्ट के और हमारे यहां हर राज्य के अलग अलग थे, क्योंकि उस जमाने में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी देश में, एक रूपता, और एक रूपता नहीं थी, इस कारण से उनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियमों का पालन करना पड़ता था। तो वो इन चीजों से थोड़े परेशान रहते थे, पर फिर भी वो देश काल परिस्थिति के अनुसार अपना व्यापार करते रहे। समय के साथ अंग्रेजों का राज आया और देश पे अंग्रेजों ने 190 साल राज किया। ये तो पढ़ा है आपने। 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद 1947 मींस 190 साल, और उस 190 साल के पीरियड में 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, 1757 से लेकर 1857, और 1857 की क्रांति के बाद वहां का जो ब्रिटिश रूल था, यस प्लीज, जो ब्रिटिश रूल था वो शासन में आया। पर आप एक छोटा सा गौर करिए कि 1757 से लेकर 1857 तक चांसलरी कोर्ट आ गए, रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, ईस्ट इंडिया एक्ट आ गया, बहुत सारे अंग्रेज एक्ट लाए, वो इनके चार्टर भी आए जो केवल अंग्रेजी प्रशासन को मैनेज कर रहे थे। परंतु जितने भी लॉ आए जो आज भी चल रहे हैं वो सारे 1857 के बाद आए। उससे पहले अंग्रेजों ने ये यूनिफॉर्म लॉ नहीं बनाए थे, केवल अपना प्रशासन चलाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी चली थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी एक जस्ट कंपनी थी और एक छोटी सी कंपनी पूरे देश पर कब्जा करके बैठी थी, जबकि इंग्लैंड की सरकार के पास बहुत कम एरिया था इंग्लैंड में। तो वहां पर इंग्लैंड की सरकार को यह था कि हमें इस भारत पर कब्जा रखना है, और उनको मौका मिला 1857 की क्रांति में, क्योंकि 1857 तक हमारे देश का जो वैधानिक राजा था, जिसको बोलते हैं ना सुप्रीम लीडर ऑफ द कंट्री, वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, वो था मुगल बादशाह, मुगल एम्परर। और मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को जब उन्होंने पकड़ लिया, क्रांति में हटा दिया, उसके बाद 1858 की घोषणा हुई जिसे विक्टोरिया डिक्लेरेशन कहा जाता है, और उसमें यह कहा कि अब जो इस राष्ट्र की जो महारानी होगी या इस देश की राष्ट्राध्यक्ष होगी, जिसको बोलते हैं सुप्रीम लीडर, वो विक्टोरिया होगी। उससे पहले बहादुर शाह जफर थे, मतलब मुगल बादशाह। और उस डिक्लेरेशन में यह कहा गया कि अब जो इंडियन सिटीजन है, जो ब्रिटिश साम्राज्य है, ब्रिटिश भारत है, इसके नागरिक ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक माने जाएंगे। उससे पहले हम नागरिक नहीं थे उनके, वो हम पे राज तो कर रहे थे, पर हम अपने देश के नागरिक थे, अपने राज्यों के नागरिक थे। तो पहली बार हम ब्रिटिश के नागरिक हो गए। इक्वलिटी का उन्होंने प्रॉमिस किया था और कहा भारत को प्रशासन में लेंगे। आईएएस शुरू की थी, आईसीएस बोलते थे उसको, इंडियन सिविल सर्विस, बहुत सारी चीजें हुई, और उन्होंने कहा अब हम लॉ बनाएंगे पूरे देश के लिए। क्लियर? और ये जितने भी लॉ बनाए गए उस टाइम पर, जो आप देखते हैं कि सन 1900 से पहले के, ये सारे लॉ राजाओं पर राज लागू नहीं होते थे, क्योंकि भारत उस वक्त दो विभागों में था। एक तरफ तो ब्रिटिश भारत था जहां पर अंग्रेजों का सीधा कब्जा था, और दूसरा था देसी रियासतें जिन पर राजा राज कर रहे थे, जैसे जयपुर, यहां पर राजाओं का राज था। तो ये जो देसी रियासतें थी ये लगभग 550 के आसपास थी। वैसे एग्जैक्ट आंकड़ा 562-65 है, परंतु देसी रियासतों का राजा अलग थे, उनकी सरकारें अलग थी, वो भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर थे, परंतु ब्रिटिश एरिया जो ब्रिटिश भारत था वो सीधा अंग्रेजों के अधीन था, और ये जितने भी कानून बनाते थे अंग्रेज, वो ब्रिटिश भारत पर डायरेक्ट लागू होते थे। और ब्रिटिश भारत 2/3 था, देसी रियासतें 1/3 थी। ये थोड़ा समझ में आया? ये समय के साथ हमने इन्हें चेंजेस किया, और जब आजाद हो गए तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर हमने सब पे लागू कर दिया
क्योंकि हमारा देश एक हो चुका था। अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी आर्टिकल 370 समाप्त हो गया। तो आज की तारीख में भारत का जितनी भी बाउंड्री है उसमें हर लॉ यहां पर पूरी तरह से लागू होता है, ठीक है ना। पर अंग्रेजों के टाइम पर ये देशी रियासतों पर लागू नहीं होते थे, ये तो समझ में आया। अब जब इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेजों को इतना सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उनको हर चीज में प्रॉब्लम थी भारतीय में, कि हर एग्रीमेंट करते थे तो उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, हर व्यापार का जो शर्तें थी वो अलग अलग होती थी, और अंग्रेज मूलतः व्यापारी ही थे, चाहे राज कर लिया फिर भी वो व्यापार ही कर रहे थे। आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बताता हूं यहां पे हम डिस्कस करते हैं। अंग्रेजों ने 200 साल देश पर राज किया, परंतु कभी घर नहीं बसाया हमारे देश में। वो कभी हमारे देश में बसने के लिए नहीं आए। वो ये जानते थे कि हमें सिर्फ व्यापार करना है, हमें राज करना है, हमें पैसा बनाना है, पर घर हमारा इंग्लैंड ही। क्लियर? और फिक्स था उनका उद्देश्य सिर्फ देश को लूटना था, आर्थिक रूप से उनको यूज करना था। इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट ही करते थे, वो व्यापार ही करते थे। राज करने के बाद भी वो व्यापारी ही बने रहे, और इंग्लैंड को तो खैर बोला ही व्यापारियों का देश जाता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बना तो उनको लगा नहीं, अब हमें एक रूल बनाना है, एक नियम बनाना है जो पूरे देश में लागू हो, कम से कम ब्रिटिश भारत पे तो लागू हो उस वक्त। तब उन्होंने बनाया भारतीय संविदा अधिनियम 1872। मेरी थोड़ी राइटिंग में हो सकता है क्योंकि मुझे इसका थोड़ा अनुभव नहीं है, मैं ब्लैक बोर्ड पे काम, व्हाइट बोर्ड पे काम करता हूं, पर ये जो है ना, ठीक है जो भी है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, इसको जब बनाया तो इसमें कुल 1 से लेके 266 तक धाराएं थी। कितनी थी? 266। मूल जो संविदा विधि थी उसमें इतना था, और ये पूरे ब्रिटिश भारत पे लागू था, आज पूरे देश पे लागू है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि देखो इतने साल बाद, आज लगभग 150 साल हो गए इसको बने हुए, आज भी ये एक्ट काम कर रहा है। इसमें मतलब कितनी इनकी जो करने का मतलब डीप थॉट थी वो कितनी काम कर रही है, तो 150 साल पहले के बावजूद आज ही उन्हीं परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। डेफिनेशन वैसी की वैसी इंटैक्ट है, परिवर्तन नहीं हुआ। हमने संविधान बदल दिया, हमने सीआरपीसी बदल दी, बहुत सारे लॉ हम बदलते हैं, परंतु हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बदल रहे क्योंकि हमें लगता है यूजफुल है। और देखो संसार में यही होता है, जो यूजफुल होता है वो चलता रहता है। फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल फिटेस्ट, बाकी चीजें हट जाती हैं, और जो आउटडेटेड होती है वो हटा देते हैं। तो कुल मूलतः 266 धाराएं थी। पर देखो आज की तारीख में जब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं, आज की तारीख में जब कॉन्ट्रैक्ट को हम पढ़ते हैं तो इसमें आज 266 धाराएं नहीं पढ़ते हम, आज इसके 4 भाग पढ़ते हैं हम। 1 to 75 इसको बोलते हैं सामान्य नियम। क्या बोलते हैं इसको? जनरल रूल्स। और कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट यही है, संविदा विधि प्रथम, जो आप पढ़ के आए ना, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट इन फर्स्ट क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट। सबसे बड़ा क्वेश्चन है यही है, ये सबसे पहली है। सबसे पहला सब्जेक्ट। यस, ओके ओके। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट हो गया, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। सेकेंड वन इज दैट सेक्शन 76 to 123 इनको समाप्त कर दिया है। दीन सेक्शन आर ओमिटेड इन 1930 में 1930 में इनको समाप्त कर दिया गया, और इसके स्थान पर इंस्टेड ऑफ दिस एक एक्ट बना दिया गया, माल विक्रय अधिनियम। क्या बनाया? 1930। ये भी अभी आप पढ़ते हो इन कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, उसका पार्ट है ये। उसके बाद है 124 से लेके 238, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, संविदा सेकंड, और इसमें होते हैं विशेष संविधाएं। कौन सी होती है? संविदा सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। और इसमें 5 काइंड ऑफ संविदा होती हैं, 5 प्रकार की। पहली तो है क्षतिपूर्ति की संविदा। अच्छा, मैं आप कहें तो इंग्लिश में भी लिख सकता हूं, मैं इंग्लिश में ही लिखूं? दोनों में लिखूं? चलिए, क्षतिपूर्ति की संविदा,
इसको बोलते हैं इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। दूसरी है आपकी प्रत्याभूति की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तीसरी आपकी उपनिधान, उपनिधान की संविदा, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं, बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। नेक्स्ट है गिरवी की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस, और लास्ट वन है अभिकरण की संविदा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। लिखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बस समझने का एक है। ये 5 प्रकार की आपको वहां पढ़ाई जाती है। आफ्टर दैट सेकंड लास्ट इसके आगे है 239 से लेके 266। ये भी प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में थे, पर इनको अब समाप्त कर दिया गया है और इंस्टेड ऑफ एक नया एक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस, वो है भागीदारी अधिनियम। कौन सा? पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 ये बना दिया गया। पढ़ते हम पूरे 266 हैं, परंतु हमने उसको डिवाइड कर दिया। इनिशियल स्टेज पे ये मूल कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें 266 तक सेक्शंस थे, और अब आज की तारीख में इसमें क्या हुआ, इसके हमने 4 पार्ट कर दिए। क्लियर? और आप चारों पार्ट पढ़ के आए हो आप, और चारों भी पार्ट इंपॉर्टेंट है, और चाहे वो जुडिशियल हो चाहे वो नेट हो, आते हैं। ठीक है, दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है जो लास्ट के 3 हैं, परंतु कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट जो है वो फर्स्ट है, सामान्य है, और एक पूरा सब्जेक्ट है, और जो सबसे पहला सब्जेक्ट है। ठीक है ना? तो अंग्रेजों ने तो बनाया इसलिए कि पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी हो जाए, हमें दिक्कत नहीं आए, हमारे नियम हो और हम व्यापार करते रहे। पर आज हमारी इंपॉर्टेंस क्या है हम ये देखेंगे। क्लियर? ये मिटा दूंगा थोड़ा सा, प्लस कर दूं? हाँ ठीक है, चलिए अब हम कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की। एक मिनट, संविदा विधि फर्स्ट, सेक्शन 1275। देखिए ये तो था इसका इतिहास। अब हम बात करेंगे कि हमको क्यों पढ़ाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। सबसे पहले तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 1 से लेके 75 तक, 1 to 75 जो सेक्शंस हैं, ये इतने बेसिक हैं जिसको एक घर में जैसे होता है ना नींव, बिना उसके कोई घर नहीं बन सकता, ऐसे बिना इसके बहुत सारे और कानून आप नहीं समझ सकते। जैसे मैंने कहा था कि बिना ABCD के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, बिना आप न्यूमेरिकल के आप जोड़ घटा वो नहीं सीख सकते, गिनतियां सीखनी है, बेसिक यही है ये। अच्छा मैं आपसे ये कहूं, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? आप लोग करते हैं? नहीं पता, किया है कभी? नहीं किया? सभी करते हैं। कितने करते हैं? दिन के कम से कम 30, 40, 50 आप करते हो, सब लोग करते हो। एक सामान्य सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं कि लिखित हो, रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड भी बताएंगे कैसे होता है, परंतु ओरल भी हो सकता है, मौखिक बोलते हैं इसको, मौखिक एग्रीमेंट हैज बीन डन। ओरल जैसे एक सामान्य सी बात है, आप एक चाय की थड़ी पे गए और आपने चाय डिमांड की, इट मींस आपने प्रपोजल कर दिया, पर वो चाय लगा के बैठा है, इट इज द इन्विटेशन ऑफ प्रपोजल। आफ्टर दैट जब जैसे ही आपने बोला, प्रपोजल की डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट
उसने यस कहा या उसने अपनी गर्दन हिलाई, जरूरी नहीं है कि वो बोले ही, वो इशारों से ही बात कर सकता है, और इशारे नहीं, वो सीधे चाय ला सकता है। मींस जो अपने कंडक्ट है उससे भी आप एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। प्रोमाइज बन गया। अब हम एक्सेप्टर वो आगे जाएंगे। प्रोमाइजर के बाद जैसे ही वो प्रोमाइजर बना, हम प्रोमाइजर बन गए, वो प्रोमाइजी बन गया, जो भी था वचनदाता वचन ग्रहीता। फिर प्रपोजल बन, ये वो प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस के साथ यदि कंसिडरेशन जुड़ा हुआ है, क्या कंसिडरेशन है? प्रतिफल क्या है? हमें तो चाय मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है, हाँ उसको पैसा, वो उसका लाभ कम भी कमा रहा है, तो इसको कंसिडरेशन कहा जाता है। 2D में डिस्कस करेंगे अभी। तो ये क्या बन गया? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इन्फोर्सिबिलिटी मींस कोर्ट में जाने का ताकत, कि यदि मैं चाहे मांगू और वो चाहे दे दे तो मुझसे पैसा वसूल सकता है, ये उसके पास पावर होनी चाहिए। जो इन्फोर्सिबिलिटी की ताकत है कि सक्षम पक्षकार होने चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर? आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन होना चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट हो जाता है और वो कोर्ट में जा सकता है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो हम बहुत सारे एग्रीमेंट डेली करते हैं। आपने युवान लॉ कॉलेज से, युवान लॉ इंस्टीट्यूट से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है क्या? कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर्म भरा था, कॉन्ट्रैक्ट बन गया था वो उसी वक्त, ठीक है ना? मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा है, आई एम ऑनररी, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जस्ट मजाक कर रहा हूं, पर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट की बात है जस्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में जहां इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वह कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आपको फर्स्ट सब्जेक्ट ये क्यों पढ़ाया जाता है, ये 1 से 75 तक क्यों पढ़ाए जाते हैं? तो पहली बात कि आपको जब तक यही पता नहीं चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है, उसके नियम क्या क्या हैं, उसको बिना समझे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैंने अभी बताया कि इनको पढ़े बिना ये जो आगे के 3 सब्जेक्ट थे आपके, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932 और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स, 5 काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन गिवन बाय मी। तो ये जो इनको वो स्पेसिफिक हैं, मतलब ये नियम तो उन पे लागू होंगे ही, उनके नियम अलग से हैं। तो उनके नियमों को समझने से पहले आपको ये नियम समझने पड़ेंगे। जैसे आप काका काका वो बालखड़ी सीखते हो ना, उससे पहले छोटा बड़ा सीखना पड़ेगा, ठीक है ना? वोकेबुलरी में आप जब वो सीखोगे ना, कोई भी चीज वोकेबुलरी में, उससे पहले ABCD सीखनी पड़ेगी। तो ये ABCD है, इतना समझ में आया? इनके बिना कोई दूसरा सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ सकते, वो नहीं सीख सकते। क्लियर? ठीक है? तो हम इनको इसलिए पढ़ते हैं। 3 तो ये थे जो सब्जेक्ट थे। इसके अलावा बताता हूं मैं नेक्स्ट एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम। (1882) ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। क्लियर? इसमें भी जितने नियम हैं, इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण करता है, ट्रांसफर करता है, परंतु लिविंग पर्सन ही होना चाहिए, जीवित व्यक्ति ही ट्रांसफर करता है, ठीक है ना? इसमें भी जितने नियम आते हैं वो 1 से 75 वाले लागू होते हैं। इसके अलावा इसके नियम अलग से डिफरेंट है। क्लियर? क्योंकि इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बिना कॉन्ट्रैक्ट के संपत्ति अंतरित नहीं हो सकती। क्लियर? तो ये सारे, ये 1 से लेकर 75 तक के जो सेक्शंस हैं ये इस पे लागू होते हैं। ये समझ आया? इतनी सी बात समझ आई? नंबर 2, हमारे देश में कंपनियां काम करती है। कंपनी एक्ट है, 2013 का है, अभी पहले 1956 का पढ़ के आए थे हम। तो कंपनियां काम करती हैं, ये तो आप जानते हो। क्या कोई कंपनी विदाउट कॉन्ट्रैक्ट कैन वर्क? कंपनी के सारे काम ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्लियर? तो क्या कंपनी पर ये नियम लागू होंगे? 100% लागू होंगे, क्योंकि जब तक, क्या कंपनी अपने आप में व्यक्ति होती है, पर्सन? बिल्कुल क्लियर कट है। आर्टिकल 13 भारतीय संविधान का, उसमें क्लियर कट कहा गया है, कंपनी इज नॉट ए सिटीजन,
जस्ट ए पर्सन। और जब पर्सन है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। सिटीजन में पर्सन में अंतर होता है, हम बहुत चीजें डिस्कस करेंगे, ये जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है, पर ये डिस्कोर्स हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे उसमें। परंतु कंपनी एक पर्सन होती है और बिना पर्सन के वो कॉन्ट्रैक्ट बिना काम नहीं कर सकती। तो कंपनी लॉ पे ये क्या कंपनी लॉ पे ये लागू होता है? बिल्कुल यही नियम लागू होंगे। उसके अलावा कंपनी के नियम अलग से, उसका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, प्रोस्पेक्टस, वो सारी चीजें अलग हैं। थर्ड, आपका सबका खाता बैंक में है, बैंक में है ना? क्या बैंक से आपका कॉन्ट्रैक्ट है? आप पैसा डालोगे वो सुरक्षित रखेंगे, आप पैसा निकाल सकते हो जब इच्छा हो। क्या उस पर वो इंटरेस्ट देंगे? बैंक से आप लोन लेंगे तो क्या वो इंटरेस्ट लेंगे? क्या बैंक बिना कॉन्ट्रैक्ट के कोई काम कर सकता है? सवाल ही नहीं है। बैंकिंग लॉ, अब बैंकिंग लॉ में भी बहुत सारे लॉ हैं, सरफेसाई भी है, बैंक के अदर लॉ भी हैं, लोन के भी हैं। तो बैंकिंग बहुत सारा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, अलग अलग बैंकें होती हैं, प्राइवेट बैंक। इसलिए मैंने कंपनी लॉ, जिसमें कंपनी में जिसको बोलते हैं ना सिंगल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, तो कंपनी में बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए कंपनी लॉ दिया। बैंकिंग लॉ, जितनी भी बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो सरकारी हैं, या फिर वो हैं जो फाइनेंस कंपनियां, वो भी एक तरह से बैंक का काम करती है। फाइनेंस कंपनी कंपनी भी होती है पर बैंक की तरह लोन भी देती है, ठीक है ना? तो वो भी सारा कॉन्ट्रैक्ट ही करती है। ये समझ में आया? नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट, क्या आप लोगों ने एलआईसी करवा रखी है? समझे, किसी ने एलआईसी करवा रखी है? कोई भी इंश्योरेंस नहीं है आप लोगों के पास? इंश्योरेंस है ही नहीं? नो आइडिया है? स्कूटी या मोटरसाइकिल से आए हो? नहीं, कोई बात नहीं, जो भी आए हैं या जैसे हैं, क्या उनका इंश्योरेंस होता है? कंपलसरी है, ठीक है ना? कंपलसरी है इंश्योरेंस। और आपका अगर इंश्योरेंस नहीं है तो सरकार ने भी कर रखा है, रिलैक्स रहिए, ठीक है ना? अगर आपकी कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो 50,000 रुपए तक सरकार दे देगी, वो कोई मुद्दा नहीं है। पर इसके अलावा भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं। एलआईसी का नाम सुना होगा आपने। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, बहुत सारी है। तो क्या इंश्योरेंस कंपनियां बिना कॉन्ट्रैक्ट के कोई काम कर सकते हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। उनके नियम प्लस ये वाले, ठीक है ना? इंश्योरेंस लॉ, बीमा विधि, क्लियर? तो इन पे भी ये लागू होते हैं 1 से 75 तक। ये समझ आया? एक चीज और डिस्कस करेंगे थोड़ी सी, बाकी एक आध कोई और याद रह जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा। क्या हमारा देश व्यापार करता है? क्या हम दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं? क्या उनको हम बेचते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज द की ऑफ डेवलपमेंट, निश्चित है। अगर हम बेचेंगे नहीं तो खरीदेंगे कैसे? कुछ तो हम उत्पादित करते हैं, और जो एक्सपोर्ट होता है उनको बेचते हैं, और हर देश ये करता है। और भारत की समस्या ये है कि भारत इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता है, दूसरे देशों से खरीदता है। और सबसे ज्यादा क्या खरीदता है? 2 ही चीज मोस्टली। खाद्यान्न नहीं खरीदते हम, खाने को हमारे पास सफिशिएंट है। हम खरीदते हैं सबसे ज्यादा ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम। हमारे देश का 75% इकोनॉमी, मतलब जीडीपी का केवल क्रूड ऑयल में चला जाता है। मतलब हमारा देश जितना भी कमाता है उसका 75, मतलब 35 रुपए हम सिर्फ क्रूड ऑयल में खर्च कर देते हैं दूसरे देशों से मंगाने के लिए, ठीक है? और सेकंड वन, हम खरीदते हैं डिफेंस इक्विपमेंट, रक्षा के हथियार। हमारे देश में बड़ी समस्या है कि इन पर ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, ना ही हमारे पास एयरप्लेन बनाने की क्षमता है भी, ना फाइटर जेट बनाने की क्षमता है, ना ही बड़े हथियार बनाने की क्षमता है, ठीक है? हालांकि इस दिशा में बढ़ रहे हैं हम, धीरे धीरे, टाइम लगता है। पर हम दुनिया में ज्यादातर जो खर्चा हमारे इन 2 सेक्टरों में होता है, डिफेंस में और पेट्रोलियम में, क्लियर? पर क्या देश दूसरे देश से एग्रीमेंट करता है तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट के नियम लागू होते हैं? चलिए
बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूं। इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल लागू होता है 100%। मैं ये नहीं कह रहा हूं इंटरनेशनल लॉ लागू नहीं होता है, परंतु क्या इंटरनेशनल लॉ में राज्य एक पर्सन होता है? क्या राज्य जो होता है, देश, एक्चुअली क्या होता है, हम कंट्री देश बोलते हैं, परंतु जब पॉलिटिकल साइंस की भाषा में या इंटरनेशनल लॉ की भाषा में भारत एक स्टेट है, एक राज्य है। ये तो क्लियर है। और राज्य की परिभाषा क्या होती है इन पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस का कोई स्टूडेंट है? नहीं। ए सर्टेन बाउंड्री इन विच सर्टेन पॉपुलेशन आर लिविंग, दे हैव वन गवर्नमेंट एंड दिस गवर्नमेंट इज सॉवरेन कॉल्ड स्टेट। एक निश्चित भूभाग के अंदर रहने वाली निश्चित जनसंख्या जिसकी एक सरकार हो और सरकार क्या हो, संप्रभु हो, सॉवरेन हो, उस राज्य क्षेत्र को या उस क्षेत्र को स्टेट कहा जाता है। तो भारत का एक बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर एक जनसंख्या है और जनसंख्या की एक सरकार है। सरकार हालांकि कई हैं, वो एक हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, दिस इज अनदर थर्ड, वो संविधान का पार्ट है। परंतु क्या हमारी सरकार सॉवरेन है, संप्रभु है? संप्रभु का सबसे बेहतर जो कॉन्सेप्ट बताया था जॉन ऑस्टिन ने बताया था जूरिस्प्रूडेंस में, सॉवरेनिटी क्या होती है, ठीक है ना। संप्रभु का आदेश ही समादेश होता है। कमांड इज द ऑर्डर ऑफ सॉवरेन इज लॉ, ठीक है, कमांड ऑफ सॉवरेन इज लॉ। तो हम ये पढ़ेंगे क्या राष्ट्र जो होता है वो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है? नहीं पता। भारत देश क्या ये पर्सन है? 100% पर्सन है। क्या इस पर केस किया जा सकता है? ये केस कर सकता है? क्या ये संपत्ति धारित कर सकता है? ये एग्रीमेंट कर सकता है? इसकी मोहर होती है, सब कुछ है। एज ए कंपनी जैसे काम करती है वैसे स्टेट भी काम करता है। क्लियर है? तो क्या स्टेट एग्रीमेंट कर सकता है? 100%। तो ये नियम वहां भी लागू होते हैं, वहां भी ये चीजें होनी चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, इनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि साहब राष्ट्र तो संप्रभु होता है, उसको इन्फोर्स कैसे करा सकते हैं? क्या उसको जबरदस्ती दबाव डाल के आप उससे एग्रीमेंट क्लियर करवा सकते हैं? बिल्कुल। इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल प्रेशर प्लस जो होते हैं ना रिकॉग्नाइज्ड लॉ जो हम स्वीकार करते हैं, प्लस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये अपने आप में प्रेशर करते हैं किसी भी राष्ट्र को कि वो अपने वचनों का पालन करे। क्लियर? तो वहां भी इन्फोर्सिबिलिटी है। तो क्या राष्ट्र भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? 100% करते हैं। क्लियर? तो कितने सारे लॉ पर ये 1 से लेकर 75 तक के जो रूल्स हैं वो इंप्लीमेंट होते हैं। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है, हर देश में अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, बिल्कुल होता है। परंतु क्या होता है कि जो देश जब कर रहा है एज ए पर्सन, तो नियम यही है, सामान्य तो दुनिया में नियम यही है। क्लियर? जो यही है, एक प्रपोजल होगा, एक्सेप्टेंस होगी, ये तो हो सब जगह होगा। हालांकि एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था उससे पहले भी यही नियम थे, परंतु ये लिखे नहीं थे। रूल्स वही हैं दुनिया में, पर इंटरनेशनल लॉ, जैसे मैंने कहा था ना कि बैंकिंग लॉ में बैंकिंग लॉ अलग है प्लस ये रूल्स है, इंश्योरेंस में इंश्योरेंस लॉ अलग है प्लस ये रूल्स है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में टीपी जो एक्ट है, जो है ना संपत्ति अंतरण नियम, उसके नियम अलग हैं, पर ये नियम भी लागू होंगे। पहले ये होंगे, उसके बाद उसके नियम भी लागू हो जाएंगे एक्सेस में, एक्स्ट्रा में। क्लियर? तो समझ आया? ये बेसिक है। जैसे आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ आप एबीसी पढ़ रहे होते हैं, उसमें निहित होता है, बस आपको पता नहीं होता। क्लियर? तो जो ये एक्ट आप पढ़ोगे उसमें ये नियम इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में सबसे पहला सब्जेक्ट यही होता है, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। इतना सा समझ आया? ये तो इसको पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, पर ये इसका उद्देश्य ये था। क्लियर? आगे बढ़े, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे ये 1 से लेकर 75 तक है क्या, इसको कैसे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? तो एक तो है थ्योरिकल तरीका, 1 to लेके मैं 75 तक आऊं, पर मैं ऐसे नहीं चलेंगे, हम सबसे पहले यही चलेंगे। सबसे पहली बात,
सबसे पहला क्वेश्चन है संविदा विधि। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब हो सकती है क्योंकि इसका मुझे आदत नहीं है वर्किंग की, कोई बात नहीं। अब आप पढ़ रहे हो, सबसे पहली बात तो ये होता है संविदा क्या होती है, और उससे भी पहले विधि क्या होती है, लॉ क्या होता है। अगर आप एलएलबी कितने सबने लॉ एलएलबी कर रही है, चल रही है, किसी की चल रही है, किसी ने कर रखी है, आपकी कंप्लीट है। सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर चल रही है सबकी, फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर। चलो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप एलएलबी कर रहे हो, मींस विधि लॉ में डिग्री कर रहे हो, तो लॉ की परिभाषा बताओ, विधि क्या होती है, बता सकते हो, बताओ। Law includes regulation, opinions, rules. बिल्कुल इंक्लूडेड है, ये तो आपने इंक्लूडेड बता दिया, पर डेफिनेशन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ लॉ। एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, सेट ऑफ रूल्स विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, मेंटेन द सोसाइटी एंड कंट्रोल द पर्सन बिहेवियर। पर्सन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर नहीं कहा, पर्सन बिहेवियर। विधि के मतलब विधि नियमों का वो समूह जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, ठीक है, समाज में शांति स्थापित करता है, मेंटेन द सोसाइटी एंड कंट्रोल द पर्सन बिहेवियर, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। क्या हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं नियम? हम बाएं ही चलेंगे, दाएं नहीं चल सकते, हम बेवजह किसी को पीटेंगे नहीं, अपने से काम रखें। क्या नियम हमें कंट्रोल करते हैं? तो पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, पर्सन में कंपनी भी आ गई, राष्ट्र भी आ गया, क्योंकि ह्यूमन तो होता था, मानव जीवन हो जाता, परंतु पर्सन की बात की है। पर्सन में फर्में आ जाती हैं, पर्सन में और भी नॉन लिविंग थिंग आ जाती हैं। हालांकि ये जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है, परंतु नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे एक मूर्ति, वो भी पर्सन में आ जाती है कई बार, ये जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा आपने, क्लियर। बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो दिखाई देती हैं और नहीं भी दिखाई देती, जो जीवित होती हैं, जो नहीं जीवित होती हैं। जो सांस लेते हैं वो सब पर्सन नहीं होते, ठीक है ना, सारे पर्सन नहीं होते, और जो सांस नहीं लेते वो भी पर्सन हो जाते हैं। तो क्या पर्सन के जो स्वभाव होता है ना, बिहेवियर, उसको कंट्रोल करता है, ये तो लॉ है। पर संविदा क्या होती है, हम इस पे बात करेंगे। संविदा विधि में लॉ पे नहीं आ रहे, वो जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है, हम इसमें आएंगे। संविदा क्या होती है बताओ भाई, मुझे डेफिनेशन डिसाइड करो। 2H, सबसे पहली चीज, संविदा की परिभाषा किसमें दे रखी है, इस कॉन्ट्रैक्ट के 2H में। क्या है बताओ पहले, प्लीज टेल मी। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट which is enforceable by law, enforceability, BILITY, प्रवर्तनीयता, इसको बोलते हैं प्रवर्तनीयता। और इसको बोलते हैं करार, क्या बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हो गई, ये समझ में आई। अब एग्रीमेंट किसे कहेंगे जरा बताओ मुझे, एग्रीमेंट की परिभाषा बताओ किसमें, 2E, बिल्कुल सही, वेरी गुड। 2E में क्या है, एन प्रोमाइज, ये प्रोमाइज एंड सेट ऑफ प्रोमाइज विच आर गिवन टू ईच अदर कंसिडरेशन कॉल्ड एग्रीमेंट, मीन्स प्रोमाइज, प्रॉमिस भी बोलते हैं इसको, और कंसिडरेशन। प्रोमाइज किसमें है, अब इसको बताओ, 2C में, बिल्कुल 2C, और ये 2D, वेरी गुड। प्रतिफल हो गया। अब परिभाषा प्रोमाइज की बताओ, प्रॉमिस की, प्रोमाइज या प्रॉमिस, एंड प्रपोजल विच इज एक्सेप्टेड बाय द एक्सेप्टेड कॉल्ड प्रॉमिस, हु गिव द प्रपोजल प्रोमाइजर, और हु एक्सेप्ट द प्रोमाइजर प्रोमाइज। क्लियर है कि
प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, टू ए और टू बी। क्लियर है? समझ में आया? यहां से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप प्रपोजल, ये गया यहां पे एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड हुआ, प्रपोजल बना, प्रोमाइज बन गया, टू सी प्रोमाइज प्लस कंसिडरेशन साथ जुड़ा, एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी आई जो सेक्शन 10 में है, इसको भी डिस्कस करेंगे अभी। तो क्या बन गई? कॉन्ट्रैक्ट। स्टेप टू स्टेप चले हम। क्लियर? अब प्रपोजल क्या होता है? given by नहीं, प्रपोजल ये है whenever a person who give own willingness to do or abstain to do to other person to assent to such kind of to do or not to do this kind of proposal। जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी इच्छा संदर्भित करता है कि वो किसी कार्य को करे या ना करे, टू डू और एब्स्टेन टू डू, एब्स्टेन में विरत रहना, तो इस इच्छा को कहा जाता है प्रस्ताव, प्रपोजल। क्लियर? ये इसकी परिभाषा है। प्रपोजल भी कई प्रकार का होता है। प्रपोजल की जब परिभाषा पढ़ेंगे 2A में, तो प्रपोजल भी कई टाइप काइंड ऑफ होता है। पहला स्पेसिफिक प्रपोजल, जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को या सेट ऑफ पर्संस को दिया जाता है। कुछ लोगों के, मैं आपको ही पढ़ा रहा हूं जो इस क्लास में होंगे, ये दिस इज अ स्पेसिफिक प्रपोजल। क्लियर? पर मैं कहता हूं कि कोई भी आ सकता है, दिस इज जनरल प्रपोजल। क्या मेरा ये प्रपोजल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये स्पेसिफिक है या जनरल है? जनरल है? नहीं, एक सीमा तक ये स्पेसिफिक है, क्योंकि लॉ के ही स्टूडेंट आ सकते हैं, बाकी को समझ में नहीं आएगा। ये स्पेसिफिक है। हाँ, लॉ का कोई भी आ सकता है, एनी कैन कम हियर। ठीक है ना? ये इस कॉन्सेप्ट में जनरल प्रपोजल है। ये समझ में आया थोड़ा सा? तो जनरल और स्पेसिफिक दोनों हो सकते हैं। क्लियर? इसकी परिभाषा है और इसके बारे में पूरा एक सब्जेक्ट है, ये क्लास पूरी खत्म हो जाती है प्रपोजल पे अपने आप में, क्योंकि इनविटेशन ऑफ प्रपोजल भी होता है। क्या ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, युवान लॉ इंस्टीट्यूट, दिस इज अ प्रपोजल और इनविटेशन ऑफ प्रपोजल? यस, इनविटेशन ऑफ प्रपोजल इंस्टीट्यूट है, पर कोई स्टूडेंट आएगा तो वो प्रपोजल करेगा कि मैं पढ़ना चाहता हूं, तब हम एक्सेप्ट करेंगे। जब आप किसी मॉल में जाते हो तो मॉल तैयार है बेचने के लिए, पर वो आपको बुला नहीं रहा है, आप जाओगे, प्रपोजल करोगे, मुझे ये चीज खरीदनी है, तब वो एक्सेप्ट करेगा। मींस जब कोई व्यक्ति ये चाहता है कि प्रपोजल मुझे दिया जाए, तो वो इनविटेशन ऑफ प्रपोजल देता है। क्लियर? चाय की थड़ी अपने आप में इनविटेशन ऑफ प्रपोजल है। वो सबको कहता नहीं चाय पियो, पर जब उसके पास जाएंगे, हाँ वो खुल के बैठे, वो चाय की दुकान लगा के बैठे। ठीक है ना? कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, दीज आर द इनविटेशन ऑफ प्रपोजल, प्रस्ताव का आमंत्रण। ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है। फिर क्रॉस प्रस्ताव, काउंटर प्रपोजल, क्रॉस प्रपोजल, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये प्रपोजल में ही आ जाता है। थोड़ा सा देख लेना, बाद में कभी डिस्कस करेंगे, एक पूरी क्लास खत्म हो जाती है, प्रपोजल इतना बड़ा होता है। प्रपोजल की बात आती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होती है? द पर्सन whom proposal has been made give assent towards them, towards it, called acceptance। मतलब जिस व्यक्ति को प्रपोजल किया गया है, प्रस्ताव किया गया है, वो अपनी सहमति दे देता है। यस, एक्सेप्टेंस है, नो रिजेक्शन है। एक्सेप्टेंस है तो ही वचन बनेगा, रिजेक्ट होते ही वचन समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है? तो दोनों को प्लस होते ही प्रॉमिस बन गया। अब ये प्रॉमिस है, प्रॉमिस में हमने पढ़ लिया कि जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है प्रॉमिस बन जाता है, और जैसे ही प्रॉमिस बनता है, अब ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो है, ये जो है, ये इनका नाम बदल जाता है। ये प्रोमाइजर हो जाता है और ये प्रॉमिस ही हो जाता है। प्रोमिसर और प्रॉमिस ही हो गया। क्लियर? अब आती है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की परिभाषा थोड़ी सी कठिन है, पहले मैं हिंदी में बोलूंगा, उसके बाद इंग्लिश में बोलूंगा, थोड़ा सा पढ़ने में। कि जब किसी व्यक्ति की इच्छा पर, जब वचनदाता की इच्छा पर, किसकी पे? प्रपोजर की, एट द डिजायर ऑफ प्रपोजर। जब वचनदाता की इच्छा पर
वचन ग्रहीता ने या किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया था या कार्य करने से विरत रहा था, कोई कार्य करता है अथवा कार्य करने से विरत रहता है, और कोई कार्य करने या विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य विरति व वचन प्रतिफल कहलाता है। ये डेफिनेशन है। इसको थोड़ा सा अगर खुल के पढ़े याद आ जाएगी। इसमें 3 भाग हैं। किसकी इच्छा पर? प्रोमाइजर की इच्छा पर। प्रोमाइजी करता है, या इसके बिहाफ पे इसका कोई आदमी भी कर सकता है, अन्य व्यक्ति। क्लियर? वचन ग्रहता व अन्य व्यक्ति ने क्या करता है? या तो भूतकाल में कोई काम किया था, इसकी इच्छा पर इसने भूतकाल में कोई काम किया था या इसके आदमी ने, या काम करने से विरत रहा था, मीन्स नहीं किया था, इसके कहने पे ही ये काम मत करना। एक पार्ट खत्म। या आज कोई काम करता है वर्तमान में, या काम करने से अलग रहता है, विरत रहता है, एब्सेंट रहता है, या भविष्य में कोई काम करने का वचन देता है या काम ना करने का वचन देता है। तो कार्य, अलग रहना, विरति, और वचन, इसकी इच्छा का क्या है? प्रपोजल है। क्या है? प्रपोजल है। इतनी समझ में आई चीज? तो ये है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट के बाद अब यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा। सबसे पहले थोड़ा सा मैं एक बता दूं आपको, ये सेक्शन सब 2 में है, परिभाषाएं सेक्शन 2 में है, पर सेक्शन 1 क्या है? सेक्शन 1। सेक्शन 1 है कॉमेंसमेंट, बोलते हैं इसको, प्रारंभ, जिसमें एक्ट का नाम ये कहां पर विस्तारित है, ठीक है ना? वो है पूरे भारत में है आज की तारीख में, और इसका नाम क्या है? भारतीय संविदा अधिनियम। कब लागू हुआ था? 25 अप्रैल 1872। एक चीज और इसमें यह है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जनरली हम डिस्कस नहीं करते, सेविंग, इसको व्यावृत्ति बोलते हैं भाई, ठीक है? ये जनरली नहीं पढ़ते लोग। अब इस पर इसको पढ़ो आप, अब आपको पूरा समझ में आएगा कि अंग्रेजों ने ये एक्ट क्यों बनाया। क्योंकि इसमें क्लियर ये था कि जितने भी कानून उस समय पर थे 1872 में कॉन्ट्रैक्ट से रिगार्डिंग, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग वो, उन सबको समाप्त कर दिया गया है और इसके नियम लागू हो गए। इसके नियम लागू होंगे, ऐसा कोई नियम है जो इसके असंगत नहीं है, मींस इनका विरोध नहीं करता, वो लागू रहेगा, अन्यथा सारे समाप्त हो जाएंगे। इनका अर्थ क्या था कि इसके प्रावधान, इस एक्ट के प्रावधान पूरे देश पर सबसे ज्यादा अधिभावी होंगे, और इसके असंगत, इनकंसिस्टेंट कोई लॉ है या इनकंसिस्टेंट कोई रूल है, वो समाप्त हो जाएगा। ये इसका अर्थ है। क्लियर? यही इसका उद्देश्य भी था इस एक्ट को लाने का, कि वो चाहते थे कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता हो जाए संविदा से लेकर, और आज भी वही चल रहा है। और आज भी यही है कि अगर कोई भी ऐसा नियम जो इस नियम के प्रावधानों के असंगत है, वो क्या हो जाएगा? प्रभावी नहीं रहेगा, नॉट इनफोर्सेबल। जैसे संविधान में है ना, बिल्कुल, कि कोई भी नियम जो मूल अधिकारों के इनकंसिस्टेंट है, आर्टिकल 13 यही तो कहता है, वो समाप्त हो जाएगा, नल एंड वॉइड, और नहीं तो कोर्ट कर देगा जुडिशियल रिव्यू में। क्लियर है? सेम कंडीशन यहां पे है कि इस सेविंग्स में इन नियमों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे अधिभावी बना दिया गया। समझ में आया? सेकंड में ये परिभाषाएं हैं, इतनी सी क्लियर है? सारी परिभाषाएं सेकंड में है। सेक्शन 3 to 9, 3 to 9 का जो प्रपोजल है उसको बोलते हैं संसूचना, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मींस यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये इसमें ही घूमता रहता है। कम्युनिकेशन कैसे होगी? कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? व्हेनेवर कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। फिर कम्युनिकेशन कैसे रिवोक की जा सकती है? रिवोक के मोड्स, सेक्शन 6। फिर एक्सेप्टेंस शर्त रहित होगी। इस तरह की चीजें दी गई है, ठीक है ना? तो सेक्शन 3 to 9 प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बीच में ही घूमता रहता है।
क्योंकि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, ये पूरा सर्किल यहां तक गया, फिर यहां से यहां पे आया। इसमें भी नियम है कि कब प्रपोजल या कब वचन बनता है, व्हेन प्रॉमिस इज मेड, किस पॉइंट पे। इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में 2 रूल हैं। यहां से प्रपोजल से गया, यहां तक पहुंच गया, परंतु जब तक इसके ज्ञान में नहीं आएगा, एट द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टेंसी, तब तक वो प्रपोजल कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर। और यहां से निकला और इसके ज्ञान में नहीं आएगा, तब तक एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट नहीं होगी। परंतु नियम 2 हैं। एक तो है आमने सामने का या टेलीफोन पे नियम। क्लियर। वो ये है कि प्रपोजल यहां पे बनेगा जब एक्सेप्टेंस लेट के इस तक आ जाएगी, उसके ज्ञान में आ जाएगी। परंतु चिट्ठी के मामले में या मेल के मामले में या व्हाट्सएप के मामले में जैसे ही इसने इसको एक्सेप्टेंस भेज दी, अब इसके हाथ कंट्रोल से बाहर चली गई, वापस ले सकता है उसको? नहीं ले सकता। आजकल तो व्हाट्सएप में आ गया है कि आप डिलीट कर सकते हो, परंतु मान लो उसने देख लिया, तो क्या आपका प्रपोजल बन गया, वो प्रॉमिस बन गया? या फिर जैसे मान लीजिए चिट्ठी आपने बॉक्स में डाल दी, आजकल तो चिट्ठियों का जमाना गया। जैसे मेल आपने कर दिया एक, मान लीजिए मेल को भी खैर डिलीट कर सकते हो, आजकल सिस्टम आ गया है, परंतु मेल मान लीजिए चला गया, आपने छोड़ दिया, अब उसने देखा या नहीं देखा, क्या आप बाउंड हो गए? आपने तो एक्सेप्ट कर लिया ना, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, उसने प्रपोजल दिया, आपने उसको एक्सेप्टेंस के आगे भेज दिया, तो मींस कॉन्ट्रैक्ट यहां पे बना। तो 2 नियम है, ठीक है ना, कि कब प्रॉमिस बनता है। आमने सामने टेलीफोन पे यहां पे बनेगा जब प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाएगा। क्लियर। और व्हाट्सएप, फैक्स मशीन, टेलेक्स या फिर चिट्ठियों के मामले में यहां पे बनेगा जब वो एक्सेप्टेंस क्या कर दी जाएगी, अग्रेसित जिसको बोलते हैं ना, ठीक है ना, उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, तो यहां पे बनेगा। ये थोड़ा सा है, ये इसमें दे रखा है, मिटा दूं मैं ये वाला पोर्शन, मिटा दूं थोड़ा सा। एक मिनट रुकना भाई। ठीक है, आगे बढ़े। थोड़ा बहुत समझ ऊपर से जा रहा हो तो बस बता देना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दिस नो प्रॉब्लम दैट। भाई कई बार क्या होता है, हर टीचर का एक पढ़ाने का तरीका होता है, हर स्टूडेंट का एक समझने का तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ओके होता है दुनिया में, परफेक्शन कहीं चीज नहीं होता, परंतु कोशिश रहती है कि बेहतर से बेहतर किया जाए। हमेशा ही करते हैं, हमेशा ही सबका सब होता है। क्लियर। अब आ जाएंगे हम इनफोर्सिबिलिटी पे। देखो सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो गया और सेक्शन 3 to 9 हो गया। अब हम बात करेंगे सेक्शन 10 इनफोर्सिबिलिटी। इसमें दे रखा है कि कब कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स हो जाएगा, तो उसकी कंडीशंस दे रखी है। पहली कंडीशन, कंपिटेंट पार्टी, सक्षम पक्षकार। क्या है? सक्षम पक्षकार, सेक्शन 11 and 12। ये क्लियर है? इसमें क्या होता है कि कब व्यक्ति सक्षम होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले वो वयस्क होना चाहिए, मींस 18 साल से ऊपर का। 18 साल से नीचे का व्यक्ति वयस्क नहीं माना गया है। क्लियर। सेकंड, वो स्वस्थ चित्त होना चाहिए, साउंड माइंड। और साउंड माइंड क्या होता है? नहीं, पागल कई बार सही हो जाता है, फिर वो पागल हो जाता है। क्या सही के टाइम पे वो कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट? कर सकता है। साउंड माइंड का व्यक्ति का बिल्कुल डेफिनेशन क्लियर है कि पर्सन हु अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्क कॉल्ड साउंड माइंड। जो व्यक्ति अपने कार्य की प्रकृति और परिणाम समझ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं और इसके परिणाम क्या होंगे, वो साउंड माइंड है। और यह व्यक्ति अगर इनमें से दोनों चीज समझ रहा है या दोनों में से कोई एक चीज नहीं समझ रहा है, देन वो अनसाउंड माइंड। क्लियर। पागल और अनसाउंड में ये अंतर होता है थोड़ा सा। विकृत चित्त शब्द है, ल्यूनेटिक नहीं है, विकृत चित्त। क्लियर। और तीसरा, प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। कोई भी व्यक्ति संविदा करने के लिए निर्हित नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए।
क्या आप लोग सब एग्रीमेंट कर सकते हो? आपके पास ये राइट है हर तरह का, हर तरह का? चलो आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण है, सिंपल सा उदाहरण है, क्या देश का राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? कर सकती है? फैक्ट्री खोल सकती है? व्यापार कर सकती है? लाभ के लिए काम कर सकती है? बिल्कुल नहीं। व्यापार का लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो अब क्या वो है विधि द्वारा निर्हित है, प्रोहिबिटेड बाय द लॉ है? कोई सरकारी कर्मचारी जब आप जुडिशियल अफसर बन जाओगे या कुछ भी बन जाओगे, भगवान करे बने, क्या आप उसके बाद फैक्ट्री खोल सकते हो, व्यापार कर सकते हो? तो क्या है आप प्रोहिबिटेड बाय द लॉ है कि आप ये काम नहीं कर सकते। सब्जी खरीद सकते हो, इसमें एग्रीमेंट है, चाय पी सकते हो, इसमें कॉन्ट्रैक्ट है, परंतु आप फैक्ट्री नहीं चला सकते। क्लियर कट है? समझ में आया? आप एज ए एडवोकेट, एडवोकेट एक्ट क्लियर कट कहता है, डॉक्टर चुलानी वाला केस भी क्लियर है कि एडवोकेट कोई दूसरा व्यापार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एज ए एडवोकेट एडवोकेसी ही करेगा, जज जजशिप ही करेगा, कर्मचारी है तो वो कर्मचारी का ही काम करेगा। आप दूसरा व्यापार नहीं कर सकते हो, और दूसरा व्यापार करना है तो आप कोई भी मत करो, नौकरी मत करो, फिर आप 10 व्यापार करो, मुकेश अंबानी बनो ना, क्या दिक्कत है? किसने कहा है 20 फैक्ट्री 50 फैक्ट्री खोलो? कर सकते हैं ना आप, बस सरकारी जॉब नहीं होनी चाहिए, सरकारी जॉब नहीं हो सकती। क्लियर? ये थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि प्रोफेशनल प्रोफेशनलिज्म होता है। समझ में आया? तो विधि द्वारा निर्हित होते हैं, एक एडवोकेट दूसरा काम नहीं कर सकता। ये क्या है? प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। समझ में आया? समझ आया? अब वयस्क कौन होता है, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। 18 साल तक का, क्या आप सब लोग वयस्क हैं? 18 साल के ऊपर हैं? बिल्कुल। वयस्कता का बहुत अलग डिफरेंस है। इसके लिए एक अधिनियम बना रखा है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। देखो कभी बनाया था? तभी। और उसकी धारा 3 में क्लियर कट कहा है कि जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है वही व्यक्ति वयस्क है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। क्लियर? परंतु जब हम बात करते हैं दूसरी चीजों में, तो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में विवाह के लिए व्यक्ति कब वयस्क होता है? गर्ल्स 18 की, पर बॉयज 21 साल का वयस्क होता है। अगर कोई वार्ड्स है, मींस कोई अवयस्क है और उस पर कोई गार्जियन अपॉइंटेड था बाय द कोर्ट, तो ऐसी कंडीशन में वो वयस्क कब होगा? जब वो 21 साल का होगा। मुस्लिम लॉ क्या कहता है कि कोई व्यक्ति शादी के लिए वयस्क कब होता है? तो वहां 15 साल ही है, 15 साल में वहां वयस्क हो जाता आदमी शादी के लिए, पर वोट देने के लिए 18 में ही होगा मुस्लिम भी। तो अलग अलग सब्जेक्ट पर अलग अलग वयस्कता का रूल है, परंतु कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई व्यक्ति एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके लिए 18 साल। ठीक है ना? तीनों चीजें क्लियर हो गई? ठीक है? 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालिफाइड द लॉ होना चाहिए। इतनी सी बात समझ आई? फर्स्ट। सेकंड वन इज दैट फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट से पहले कंसेंट समझो। कंसेंट क्या होती है? Whenever two person are the agree on same thing in same sense, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही वस्तु पर, एक ही चीज पर, एक ही भाव से तय होते हैं, भाव मीन्स एक ही उनका मनोभाव है अंदर का, तो इसको क्या कहा जाता है? सहमति। पर सहमति इज नॉट अ प्रॉपर फ्री कंसेंट। स्वतंत्र सहमति जरूरी है। ठीक है? और स्वतंत्र सहमति की बड़ी समस्या है कि इसकी परिभाषा नहीं दे रखी। सेक्शन 13 में 14 में है, सॉरी 14। और फ्री कंसेंट क्या है? फ्री कंसेंट की परिभाषा क्या है? बहुत सिंपल सी परिभाषा है, नेगेटिव है। कि सेक्शन 15 कोर्सन नहीं होना चाहिए, सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, सेक्शन 17 फ्रॉड नहीं होना चाहिए, सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? और सेक्शन 20 से लेकर 22 मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्लियर?
कितनी नेगेटिव डेफिनेशन है। फ्री कंसेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ ये है कि ऐसी कंसेंट जिसमें कॉर्सन ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, फ्रॉड ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो और मिस्टेक ना हो। इनमें से कोई चीज नहीं होनी चाहिए, या दो या तीन कोई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी चीज नहीं है तो सच काइंड ऑफ कंसेंट कॉल फ्री कंसेंट। देखो परिभाषा तो नेगेटिव ही है हमारे देश में, आप जब भी देखोगे तो परिभाषाएं नेगेटिव आती हैं कि ये चीज नहीं है तो ये होगा। क्लियर? तो इनको भी पढ़ना होता है। कॉर्सन क्या होता है? क्या होता है कॉर्सन? बिल्कुल, प्रपीड़न मींस जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या तो बीएनएस, पहले आईपीसी, बीएनएस के अधीन अपराध करने की करता है या करने की धमकी देकर सहमति लेता है, या फिर किसी संपत्ति को रोकता है, रोकने की धमकी देकर सहमति लेता है, इसे कॉर्सन कहा जाता है। सिंपल सी बात है, सिर पर बंदूक लगा के साइन कर, क्या हो गया? कॉर्सन हो गया। यह सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी, और अगर स्वतंत्र सहमति नहीं है तो एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइडेबल। वॉइड नहीं होता, वॉइडेबल होता है। क्योंकि क्या होता है कि मेरे सिर पे बंदूक लगा के मुझसे साइन करवा लिए, उस वक्त तो मैंने कर दिया, जान बड़ी चीज होती है, पर क्या उसके बाद मैं उसको शून्य करवा सकता हूं, वॉइड करवा सकता हूं? और मेरी इच्छा होगी नहीं यार छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, दे दी मैंने, तो क्या मैं उसको वैलिड भी करवा सकता हूं? तो वॉइडेबल होता है। स्वतंत्र सहमति के बाद जो नहीं हो वो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइडेबल, मे बी वॉइड और मे बी वैलिड। क्लियर? परंतु यहां पर कंपिटेंट पार्टी के ना होने से कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड। सक्षम पक्षकार अगर नहीं है, मान लीजिए अवयस्क से, धर्मदास घोष मौर्य भी क्लियर कट केस है, खानगुल्ला खा सिंह है, उसके बाद लेजली सील है, अयोध्या सिंह चंदन प्रसाद है, बहुत सारे केसेस हैं जिनमें कंपिटेंट पार्टी नहीं थी। क्लियर? तो अगर कंपिटेंट पार्टी नहीं है तो वॉइड होगा, और फ्री कंसेंट नहीं है तो वॉइडेबल होगा। ये समझ में आया थोड़ा सा? और ये वॉइड। अरे यार मुझे वापस ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? हो गई? चलो नेक्स्ट आगे ही बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं देख देता हूं। कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट, कहां तक आ गए हम? सेक्शन 22 तक। कॉर्सन आ गया। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? बहुत सिंपल सा गणित है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होता है, अधिशासित मींस डोमिनेंस रखता है। क्या एक टीचर स्टूडेंट पर डोमिनेंस रखता है? बैठो चुपचाप, बेचारे बैठते, पढ़ने की इच्छा नहीं होती है कॉलेज में, पर फिर भी पढ़ते हैं। स्कूल में तो बिल्कुल नहीं होती थी, फिर भी पढ़ते थे। होमवर्क करते थे ना आप लोग, हम भी करते थे, मजबूरी है, पढ़ के आए सब, क्या करें, तो ज्ञान भी जरूरी है। ठीक है, तो क्या बिल को डोमिनेंस करते हैं? बहुत बार करता है। एक जो मालिक होता है वो अपने एम्प्लॉय को डोमिनेंस करता है, उसको किसी भी काम के लिए करवा देता है। ठीक है, हालांकि उसमें एम्प्लॉय मना कर सकता था, परंतु वो इतने प्रभाव में होता है कि वो मना नहीं कर पाता है। जैसे भाई साहब के मैं प्रभाव में था, मैंने पढ़ाना ही था। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, हालांकि ये बस जस्ट एक प्रभाव होता है। पर क्या उस प्रभाव तो सब पे होता है, पर क्या प्रभाव से यदि कोई व्यक्ति कुछ लाभ उठा ले, जिसको बोलते हैं गलत लाभ, जो डोमिनेंस में है, जो व्यक्ति ताकत में है और वो उस व्यक्ति से कोई लाभ उठा ले, तो क्या यह माना जाएगा कि इसने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया, असम्यक असर यूज किया अपना? कई बार देखा है आपने, किताबें आती है कि बुजुर्गों, अखबार में आता है बुजुर्गों की बिल निकलती है जब वो उनकी डेथ हो जाती है, 3-3, 4-4 वसीयतें निकल जाती हैं। क्योंकि जब बुजुर्ग होते हैं तो लोग अपने आप खाली कागजों में साइन करवा लेते हैं उनसे, उनके बेटा या बेटी आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं प्रॉपर्टी में। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस था, क्योंकि वो उस स्थिति में थे कि उनके पास क्षमता नहीं थी। क्लियर? उनकी मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति ऐसी होती है कि वो विरोध नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशन में कोई लाभ उठाया जाता है, उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। फ्रॉड बिल्कुल क्लियर कट परिभाषा दी रही है, जब कोई व्यक्ति डिसीप्ट करता है, धोखा देता है, कोई चीज सत्य नहीं है उसको सत्य बताता है। क्लियर? या फिर नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से कोई काम करके अपना लाभ लेता है,
उसको फ्रॉड बोलते हैं, सेक्शन 17 दे रखा है। मिसरिप्रेजेंटेशन में और फ्रॉड में थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रॉड तो होता है धोखा देने का आशय, क्लियर, जहां मैं जानता हूं ये झूठ है और तो भी मैं बोल रहा हूं और उसको नुकसान दे रहा हूं, मेरा फायदा उठा रहा हूं। परंतु मिसरिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि व्यक्ति झूठ तो बोलता है परंतु बोलने वाले को यह पता नहीं होता कि वो झूठ बोल रहा है। वो विश्वास करता है कि सत्य है, क्लियर, सत्य का विश्वास करता है परंतु वो होता सत्य नहीं है, पर उसका आशय फिर धोखा देना नहीं है। उसने बोल दिया, एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पर बाद में जब उस मिसरिप्रेजेंटेशन का पता चलता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, परंतु उसमें धोखा नहीं है। धोखे में धोखा देने वाला जानता है कि मैं धोखा दे रहा हूं। मिसरिप्रेजेंटेशन में वो व्यक्ति कुछ बोलता है तो वो ये सत्य मानता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं, परंतु होता वो झूठ है, क्लियर। कि जैसे मुझसे मैनेजर कहे, मैं एक कंपनी का मालिक हूं, मुझसे मैनेजर कहे कि सर हमारा जो फैक्ट्री है वो इतने टन सामान बनाती है, एग्जैक्ट में नहीं बनाती, पर मैंने भरोसा कर लिया कि बनाती है, मेरे कागज में दिख रहा था बनाती है। मैंने सामने वाले को कहा मेरी फैक्ट्री खरीदना चाहता हूं, बेचना चाहता हूं, आप इतना सामान बनाती है, तो मैंने तो सत्य बोला मेरी नजर में, पर था तो झूठ। इसको मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। सेम कंडीशन मिस्टेक पे है। मिस्टेक में यह होता है कि व्यक्ति भूल करता है, जैसे मैंने मिसरिप्रेजेंटेशन में भूल की, क्लियर, पर मैंने तो सत्य बोला था। भूल यह होती है कि जब व्यक्ति को एरर हो जाती है, कि उसको त्रुटि हो जाती है कि मुझे पता ही नहीं है और वो कुछ भी बोलता है, वो फैक्ट जो होता है वास्तविकता से अलग चीज बात करता है, वो मिस्टेक होती है। 20, 21, 22 में है, ठीक है ना। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ दो चीजें हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड हो जाता है, वॉइड, यहां पर आप वैलिड वो नहीं होगा, वॉइडेबल। मिस्टेक एक मात्र है प्री कंसेंट में जो वॉइड करती है। नहीं समझ में आया? 18 तक ये वॉइडेबल करते हैं और मिस्टेक जो है वो क्या कर देती है, वॉइड करती है, वो वॉइडेबल नहीं करती, क्योंकि मिस्टेक को सुधारा नहीं जा सकता, क्लियर। मिस्टेक तो मिस्टेक ही रहेगी, फिर आदमी छोड़ नहीं सकता उसको, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, क्लियर। और मिस्टेक ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट को शून्य नहीं करती, कैसा, मुझे लॉ का पता नहीं था, ठीक है, पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट शून्य कर देती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, मिस्टेक वॉइड करती है, बाकी की चीजें वॉइडेबल करती है। इतनी सी बात आई, थोड़ा समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 23, 24, लॉफुल ऑब्जेक्ट। आपको जब भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए तो बता देना, मैं भी पानी पी लूंगा, ठीक है। आप लोगों को जब भी लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। क्या एक कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, चाहे वो बीमा कंपनी हो, चाहे बैंकिंग कंपनी हो, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो, चाहे आप राज्य हो, क्या देश कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लॉफुल होना चाहिए या अनलॉफुल चलेगा? लॉफुल होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अनलॉफुल जो ऑब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है वो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य, वॉइड होता है वो। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जब ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी को हार्म नहीं करे, किसी को नुकसान नहीं करे, उसको लॉफुल कहते हैं, क्लियर। एक सिंपल सा उदाहरण है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते एग्रीमेंट करते हैं कि हम तीसरे को पकड़ते हैं और उसको पीटते हैं और उससे पैसा ले लेंगे। क्या ये लॉफुल है या अनलॉफुल है? अनलॉफुल है। पर उन्होंने एग्रीमेंट किया, पीटा भी, पैसे भी ले लिए, पर जिसने पैसे छीने थे वो लेके भाग गया। क्या दूसरा व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है? नहीं। जा तो सकता है, थाने में जाएगा, कैसा हमने तो, हम मैं कह रहा हूं ना, हमने पीटा था, उसको भी पकड़ो, मैं तो जेल में आ ही रहा हूं साथ में, क्लियर। जा तो सकता है, उसको भी फंसा देगा, खुद भी फंस जाएगा। एविडेंस एक्ट की सेक्शन 3 वो 30 जो अब बदल गई होगी थोड़ी सी, सह अभियुक्त, वो चला जाएगा, उसको भी पकड़वा देगा। परंतु क्या पैसा उनको मिलेगा या उसको मिलेगा जिसका पैसा लूटा था? बिल्कुल उसको जाएगा पैसा, क्योंकि इनका एग्रीमेंट जो था वो वॉइड था। बहुत सिंपल सी बात है, सामान्य बात है। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट फिर है
सेक्शन, सॉरी मेरी गलती है, 25, यस। अच्छा इन अब ओके ओके ओके, जस्ट वेट, एक मिनट रुक जाओ। विधि पूर्ण उद्देश्य, सेक्शन 25, यह है लॉफुल कंसिडरेशन, प्रतिफल, विधि पूर्ण प्रतिफल। देखिए बुक्स में जब आप पढ़ने जाते हैं, कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, सेक्शन 2D जो है ना, प्रतिफल की परिभाषा, उसको इस टॉपिक को एक साथ पढ़ाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे जुड़े हैं। वहां पर परिभाषा है कंसिडरेशन की, यहां पर है कंसिडरेशन लॉफुल कब होता है। क्लियर? लॉफुल कंसिडरेशन कब होता है, तो नहीं कंसिडरेशन ही लॉफुल होना चाहिए। हाँ लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, कोई वैल्यू होनी चाहिए इसकी, लॉफुल हो। ये पेन है, इसकी जो भी कीमत है, अगर मैं इसका मालिक हूं तो मैं इसको फ्री में नहीं दे सकता। फ्री में देता हूं वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। परंतु जो इसकी कोई वैल्यू लेता हूं मैं, चाहे वैल्यू में कम लूं, ये 100 रुपए का है, मैं 10 रुपए लूं, क्या ले सकता हूं, लॉ ऑफ ऑनर है। क्लियर? परंतु कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग वैल्यूएबल, वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, परंतु उसकी वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर? पर्याप्त होना जरूरी नहीं है, सफिशिएंट होना कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, पर कंसिडरेशन शुड बी देयर, कंसिडरेशन होना जरूरी है। क्लियर? बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड होता है। क्लियर? वॉइड होता है। अगर किसी भी उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्लियर? जैसे कोई लोग फ्री में काम करते हैं, ऑनररी काम करते हैं, वॉलंटरी काम करते हैं, वहां पर वो एग्रीमेंट नहीं होता क्योंकि वहां पर वो कंसिडरेशन नहीं होता। परंतु कोई व्यक्ति पैसा लेके काम करता है, मजदूरी कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, क्या वो एग्रीमेंट है? बिल्कुल एग्रीमेंट भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी है। क्लियर? अगर वो इन्फोर्सेबल है। क्लियर? यहां पर इसके 3 एक्सेप्शंस हैं, 3 एक्सेप्शंस हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन तो होता है, कंसिडरेशन तो नहीं होता, फिर भी वो क्या होता है, वैलिड होता है। ठीक है ना? सबसे पहला है गिफ्ट, दान बोलते हैं इसको। दान, जब कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कुछ देता है दूसरे व्यक्ति को और दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको क्या कहा जाता है, दान कहा जाता है। क्लियर? और दान कहां पर डिसाइड है, 122 टीपी एक्ट। देखो यहां से हम कहां चले गए, टीपी एक्ट में। ठीक है ना? टीपी के जो प्रावधान है वहां पर यह होता है कि एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के एक अपनी संपत्ति जो भी है उसको किसी अन्य व्यक्ति को देता है, दाता और अदाता, डोनर और डोनी। ठीक है? डोनेशन। क्लियर? और इसमें होता यह है कि देने वाला स्वस्थ होना चाहिए, कंपिटेंट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है? उसकी खुद की संपत्ति होनी चाहिए, वो ऑनर होना चाहिए उस संपत्ति का, और वो अपनी स्वेच्छा से दे रहा है। देना ही सफिशिएंट नहीं है, ट्रांसफर हो रहा है, परंतु एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। जो लेने वाला है वो भी स्वीकार करे, और लेने वाला ही नहीं स्वीकार करेगा तो दान कंप्लीट नहीं होगा। ये टीपी एक्ट में दे रखा है, वहां डिस्कस कर जाएगा। क्लियर? सेकेंड वन इज क्या है, वॉलंटरी पास्ट सर्विस। वॉलंटरी पास्ट सर्विस क्या होती है, भूतकाल की गई सेवा, भूतकालीन सेवा। जैसे भूतकाल में मैंने किसी की सेवा की, ठीक है, मेरा उद्देश्य सेवा करना था,
परंतु अब उस व्यक्ति को रियलाइज हुआ, नहीं यार, इस व्यक्ति ने बहुत सेवा की, इसको आज मैं ये कुछ दे रहा हूं, आज वो मुझे दे रहा है, पर आज तो मैं सेवा नहीं कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट आज हो रहा है, ठीक है, आज उस सेवा के बदले मुझे आज कुछ संपत्ति मिल रही है, पर मैं प्रतिफल आज नहीं दे रहा हूं, प्रतिफल मैंने भूतकाल में दे दिया था। तो भूतकाल में की गई कोई सेवा क्या आज प्रतिफल हो सकती है? वर्तमान में प्रतिफल नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में, परंतु भूतकाल में कोई सर्विस, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग की लोग सेवा करते हैं और वो बुजुर्ग मरते टाइम उनको कुछ संपत्ति दे देते हैं, तो मरते टाइम कंसिडरेशन नहीं दिया जा रहा है, केवल संपत्ति जा रही है, परंतु भूतकाल में उस व्यक्ति ने सेवा कर ली थी। क्लियर? वो प्रतिफल हो जाएगा। ठीक है, दान में भी ऐसा होता है। दान में भी क्या होता है, एक सिंपल सा, कि जो एक व्यक्ति दान करता है दूसरे व्यक्ति को, तो जो ले रहा है वो कोई चीज कुछ नहीं दे रहा है। क्या दे रहा है? कुछ नहीं, बिल्कुल दे रहा है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। विदाउट नेचुरल लव अफेक्शन कोई नहीं देता। ठीक है ना? आप भी भिखारी को दान करते हो पर एग्रीमेंट नहीं हो रहा है उससे, वो वापस नहीं लौटाएगा आपका। दान हम करते हैं, मान लीजिए कोई चीज हम दान करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक प्रेम और स्नेह रखते हैं, इसलिए हम दान करते हैं। तो उसका जो प्राकृतिक प्रेम और स्नेह है ना, वही हमारा प्रतिफल भी है। क्लियर? समझ में आया? भूतकालीन सेवा, जो भूतकाल में कोई व्यक्ति सेवा करता है और एग्रीमेंट आज हो रहा है, तो वो सेवा आज प्रतिफल मान लिया जाएगा। क्या तबीयत खराब हो रही है? क्या ठंड लग रही है? अच्छा ठीक है। थर्ड वन इज दैट, ये समझ गए आप, पूरा कॉन्ट्रैक्ट समझ जाएंगे। दिख तो रहा है ना? ये अगर आप समझ गए तो मैं समझ लूंगा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। इसको बोलते हैं पोस्ट डेट अवधि, पोस्ट वैलिड डेट, मेरी गलती है, पोस्ट वैलिड डेट, डेट अवधि वर्धित ऋण। इसको कैसे समझेंगे? इसको अगर आपने समझ लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये होता है ना कि यदि किसी स्टूडेंट को राष्ट्रपति का नॉमिनेशन आ गया, प्रोसीजर इलेक्शन का, तो पूरा लॉ समझ जाएगा। ऐसे ही इस टॉपिक को यदि किसी ने समझ लिया तो उसको कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। एक सिंपल सी बात है, यहां पर डिस्कस करेंगे हम। ये दोनों दोस्त हैं, ए और बी। बी ने पैसा मांगा, ए ने पैसा दे दिया, प्रपोजल एक्सेप्टेंस हो गई। मान लीजिए 10,000 रुपए। अब आजकल इतनी हो जाती है, पहले 1000 से पढ़ाते थे, अब 10,000 पे आ गए। ठीक है, बी ने पैसा ले लिया। बी ने एक टाइम लिया 1 ईयर, कि 1 ईयर तक मैं आपको ये पैसा लौटा दूं। क्लियर? जैसे ही 1 ईयर निकला, क्या अब ए के पास ये अधिकार आ गया कि वो उससे पैसा मांग सके? भाई बी ने टाइम मांगा था 1 साल के लिए, ए ने पैसा मांग सके। ए ने पैसा मांगा, बी ने कहा अभी नहीं है। क्लियर? या नहीं दूंगा, नहीं है मेरे पास, और भविष्य में भी देने की कोई संभावना नहीं है। क्लियर? ए ने क्या कर दिया? मना कर दिया बी ने। अब ये क्या करेगा? क्या करेगा? 2 रास्ते हैं, या तो लठ लेके जाए या फिर कोर्ट में जाए। पर हम लॉफुल आदमी हैं तो हम कोर्ट में ही जाएंगे, ज्यादा बेहतर है। उसके पास ये अधिकार आ गया है, वो कोर्ट में जाए। कॉज ऑफ एक्शन एराइज हो गया। यहां पर क्या हो गया? कॉज ऑफ एक्शन, वाद लाने का कारण उत्पन्न हो गया। जैसे ही बी ने मना किया, जैसे ही वाद लाने का कारण उत्पन्न होता है, वैसे ही परसीमा अधिनियम शुरू हो जाता है। हाँ, लिमिटेशन ऑफ परसीमा अधिनियम 1963, लिमिटेशन एक्ट। ठीक है? और लिमिटेशन एक्ट में सिविल मामलों में यह डिसाइड है कि जैसे ही कॉज ऑफ एक्शन एराइज होता है, वैसे ही आपको वाद लाना इतने समय में लाना पड़ेगा, अन्यथा आप वाद लाने की शक्ति समाप्त कर दोगे। क्लियर? और ये कहा जाता है परसीमा अधिनियम की सेक्शन 27, परसीमा अधिनियम उपचार समाप्त करती है, अधिकार समाप्त नहीं करती। नहीं समझ में आया?
सेक्शन 27 ही ध्यान रखना, भी बताऊंगा। ए के पास अधिकार था मान लीजिए 3 महीने, 3 महीने में कोर्ट में जा सकता था। ये वकील साहब के पास गया, वकील साहब ने कहा ठीक है मैं दिलवा दूंगा पैसे, पर मेरी फीस 20,000 है। छोड़ो यार क्या करना है, 10,000 के लिए 20,000 नहीं दिलवाए जाते। क्लियर, समझ में आया भाई? अगर आपके पास रस्सी है और खूंटा भी है तो गाय नहीं खरीद सकते आप, मत करो ये चीज, ठीक है। बी ए मना कर देता है। 3 महीने निकल चुके, अब ए का केस लाने का अधिकार समाप्त हो गया। परसीमा विधि उपचार समाप्त कर देती है, अधिकार समाप्त नहीं करती, सेक्शन 27 कहती है। कोई बात नहीं था, समय निकल गया, बी के पास कुछ पैसा आ गया और बी थोड़ा सा नेक दिल भी हुआ, समय के साथ उसको रियलाइज भी हो गया मैं साहब गलत किया था इसके साथ। क्लियर। अब भी आता है इसके पास, ए के पास, कि यार ठीक है उस वक्त पैसा नहीं था मैं नहीं दे पाया, तो ठीक है, पर अब मेरे पास 8,000 रुपए हैं, मैं ये देना चाहता हूं। बहुत क्लियर है, क्या ये लेगा या नहीं लेगा? 100% लेगा, ठीक है ना उससे तो कुछ भी है। अब यहां पर यह हुआ कि ए ने दिए इसको 8,000 रुपए, ये नया कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो चुका है, उसका कारण भी समाप्त हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो चुका था। अब बी ने क्या दिया, ए को 8,000 रुपए दे। अब ए ने क्या दिया आज की तारीख में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया। क्लियर। परंतु ये जो अवधि वर्धित ऋण था जो उसका, क्या ये आज के कॉन्ट्रैक्ट पर प्रतिफल हो जाएगा? हुआ नहीं हुआ? ये ऐसे हुआ, लास्ट ये बोला कि आज के टाइम में बी ने इसको 8,000 रुपए दिए ए को, पहला कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो चुका है क्योंकि वो उसने मना कर दिया था, उसके बाद वो केस में कर सकता था, केस भी समाप्त हो गया और उपचार भी समाप्त हो गया, परंतु अधिकार इसका था, ए का अधिकार तो था, उपचार समाप्त हुआ था। परंतु आज भी ये कहता है इसको कि मैं भाई उस 10,000 के बदले आपको 8,000 रुपए दे रहा हूं। तो आज बी क्या दे रहा है इसको? 8,000 रुपए। पर ए क्या दे रहा है आज की तारीख में? कुछ भी नहीं। परंतु पहला जो कर्ज दिया गया था, ऋण जो अवधि वर्धित हो चुका है, जो समाप्त हो चुका है, क्या ये अवधि वर्धित ऋण इस कॉन्ट्रैक्ट का प्रतिफल हो सकता है? यही है। आ गया समझ में? कॉन्ट्रैक्ट आ गया आपको बस, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट चलो अब हम बात करेंगे शून्य करारों की। अब तक भी शून्य करार ही पढ़ रहे थे। सेक्शन 11 में शून्य करार था, कंपिटेंट पार्टी नहीं है तो शून्य करार होगा। सेक्शन 20 से लेके 22 तक यदि कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक है, मिस्टेक समझो भूल है, दोनों पक्षों में से किसी ने, एक ने भी भूल कर दी या मतलब एक ने भूल किया तो कॉन्ट्रैक्ट शून्य नहीं होगा, दोनों पक्ष भूल करते हैं तो शून्य हो जाएगा, शून्य। लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी क्या होगा? शून्य। और लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है तो भी क्या होगा? शून्य। अब तक तो ये 4 शून्य पढ़ चुके थे, शून्य करार, पर अब हम बेसिक पढ़ेंगे प्रॉपर शून्य करार, जिनको हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। ट्वेंटी 26 से 30 तक है। देखिए हम इसको थोड़ा सा समझेंगे हल्का सा कि शून्य करार क्या होता है। ऐसा करार जिसको लागू नहीं करवाया जा सकता, जो प्रारंभ से ही शून्य होता है, उसको शून्य करार कहा जाता है। वॉइडेबल में होता है कि उसको लागू भी करवाया जाता है और शून्य भी करवाया जाता है। और वैलिड करार को तो आप लागू करवाओगे ही, जिसमें सारी चीजें होती हैं, प्रपोजल से लेके और इन्फोर्सिबिलिटी तक, ठीक है, वो सारी चीजें क्लियर है। इन्फोर्सिबिलिटी लॉफुल ऑब्जेक्ट में था, कंसिडरेशन था, सब में है। वॉइड करार में सबसे पहले है 26, इसको बोलते हैं सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, सॉरी, सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट विच रिस्ट्रेन द मैरिज इज वॉइड। ऐसा करार
जो विवाह में अवरोधक होता है। करार जो विवाह अवरोधक होता है। शून्य कहलाता है, यह शून्य होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शादी करना फंडामेंटल राइट है, हर आदमी शादी कर सकता है, कोई शादी से नहीं रोक सकते आप किसी को। क्लियर? समझ में आया? शादी एक संस्कार है, हालांकि संस्कार नहीं, सिविल राइट भी है मुस्लिम लोगों में, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, भारत हिंदुओं में भी। परंतु क्या कोई भी एग्रीमेंट ऐसा किया जा सकता है जिसमें यह कहा जाएगा कि जीवन भर आपको इतना पैसा मिलेगा पर आप शादी नहीं करोगे? नहीं, नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। परंतु फिर भी लोग संत बन जाते हैं, बहुत सारे लोग संगठन में जाते हैं आरएसएस जैसे, शादी नहीं करते। ठीक है, पर क्या किसी को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। स्वेच्छा से कोई ना करे वो एक अलग बात है, परंतु यदि किसी पर बाध्यता नहीं रख सकते। क्लियर? समझ में आया? पर एक बाध्यता है, एक एग्रीमेंट किया जा सकता है, इसका भी अपवाद है। इसका अपवाद क्या है? एक्सेप्शन, कि यह लागू किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को 18 साल तक से पहले शादी नहीं कर सकता, वो अवयस्क शादी ना करे, यह प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्या यह प्रतिबंध शादी की मना कर रहे हैं उसको, पर केवल 18 साल तक, मतलब वयस्क होने तक। अवयस्क के विवाह को रोका जा सकता है, ऐसा रोका गया है तो यह करार वैलिड होगा। क्लियर? अवयस्क के लिए किया गया अवरोध मान्य होता है। क्लियर? ये समझ में आ गया? बहुत सामान्य सी बात है, शादी नहीं रोक सकते, अगर रोक रहे हो तो अवयस्क की रोक लो, उसके अलावा किसी की आप नहीं रोक सकते। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए संत बन भी जाता है और उसकी इच्छा है कि दोबारा से ग्रस्त जीवन में आना चाहे तो आ सकता है, कोई रोक नहीं सकता उसको। ठीक है ना? और ये कैसा हमने एग्रीमेंट कर लिया था ये सन्यासी बनेगा, तो भैया वो कोई मतलब नहीं है, वो एग्रीमेंट शून्य है। क्लियर है हमारे देश में? सेक्शन 27, मैं थोड़ा पानी पीऊंगा। देखो 27 क्या कहता है, बीएरएक में बताओ क्या क्या कहता है? व्यापार अवरोधक करार क्या होता है? शून्य होता है। An agreement which is restrained trade is void. जब भी आपको थोड़ा रेस्ट करने की इच्छा हो या गैप लेने की इच्छा हो, देन यू कैन टेल मी। ठीक है ना? तो कर लेंगे। व्यापार अवरोधक करार शून्य होता है। क्वेश्चन यही है, क्या किसी को व्यापार से रोका जा सकता है? व्यापार करने से नहीं, इलीगल से तो रोक ही लेंगे, बिल्कुल इलीगल पे भी आएंगे हम। क्वेश्चन यही है, क्या लीगल से रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। ये सही बात है। हमारे देश में एक सिंपल सी गणित थी, ये जो एक्ट आया, अब एक दो बहुत थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल थॉट सुनेंगे आप, देखना। ये 1872 में आया ये एक्ट। इससे पहले क्या था, देश में जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ये थी कि जातियों में बटे हुए थे लोग, और जातियां एक पर्टिकुलर कार्य करती थी। किसान किसानी करेगा, क्षत्रिय युद्ध ही लड़ेगा, ब्राह्मण केवल धर्म का काम करेगा, कुंभकार केवल घड़े बनाएगा। ठीक है ना? एक पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर कार्य। क्या यही था सिस्टम? क्या दूसरा काम कर सकते थे? कोई कर तो सकते थे पर करते नहीं थे, क्योंकि जो स्पेशलिटी थी या जो निपुणता थी वो उसी में आती थी, क्योंकि फोर फादर करते आए थे। एक सामान्य सी बात थी। क्लियर? और फिर कुछ जातीय बंधन भी था। जातीय बंधन समझते हो? उस वक्त जातीयता ये इतनी बड़ी थी कि आप उसी में शादी करोगे, उसी जाति में रहोगे और उसी जाति का काम करोगे। ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था, हर व्यक्ति अपना काम करता था।
केवल अपना, दूसरा काम नहीं कर सकता था। परंतु यहां पर इन्होंने क्या कहा अंग्रेजों ने, कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार कर सकता है। तो एक बहुत सिंपल सी बात थी, एक पिछली गली से इन्होंने जाति बंधन को तोड़ने का काम किया था। क्लियर? इन्होंने लॉ में बना दिया कि भैया अपनी मर्जी से जो व्यापार तो कर सकते हो, परंतु सामान्यतः में करते नहीं थे, होता नहीं था उस दौर में, वो इतना रिगर्ड टाइम था। पर धीरे धीरे बदला भी समय के साथ, और आजादी होने के बाद तो हमने स्पष्ट ही मना कर दिया, जाति व्यवस्था समाप्त मानी जाती है। अब कोई व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। तो क्या आज कर सकते हैं? हर व्यक्ति अपनी मर्जी से कर सकता है। मेरे फादर किसान थे, मैं टीचर हूं, मेरा बेटा क्या बनेगा वो जानेगा। पर पहले तो फोर फादर जो करते आए थे वही करते। तो अंग्रेजों ने पहली बार ये सेक्शन बनाया और इसमें यह कहा कि अब जातीय व्यवस्था से काम नहीं होगा, जो जिसकी इच्छा से वो उसका काम कर सकता है। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आई। और इसी वक्त ये आया था कि देश में आईसीएस बनेगी कि भारतीय कोई भी भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकारी भी बन सकता है। जबकि उससे पहले अधिकारी कौन बन सकता था? उच्च वर्ग का। अब कोई भी बन सकता था। तो थोड़ा सा चीजें चेंज हो रही थी, परिवर्तन संसार का नियम है, बदलाव हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी समझ में आया। तो अंग्रेजों ने 1872 में ही कह दिया था कि कोई व्यक्ति कोई भी व्यापार कर सकता है, पर व्यापार लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया जी? पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्या इसमें भी अपवाद है? बताओ मुझे अपवाद है। एक तो बिल्कुल बताओ, नंबर 1 गुडविल कौन सा है? मीन्स पार्डन? हाँ, मैंने यही कहा, गुडविल। गुडविल, ख्याति, गुडविल। देखिए यहां पर है कि हर व्यक्ति व्यापार कर सकता है, परंतु यदि किसी व्यक्ति ने अपनी गुडविल बेच दी है तो वो व्यक्ति जिसने खरीदी है, क्या उस पहले व्यक्ति को रिस्ट्रेन कर सकता है कि नहीं यार ये व्यापार अब दोबारा नहीं करोगे? जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी मेरी एक दुकान है, दुकान में एक नाम है, उस नाम से दुकान चलती है। बहुत बार ऐसा होता है कि दुकान फेमस होते हैं ना, कि ये चाय वाला अच्छा है, ये कचौड़ी वाला अच्छा है, ये चीज अच्छी है, उसी नाम से लोग जाते हैं, एक दूसरे से ख्याति से जाते हैं। अब एक व्यक्ति अपनी दुकान भी बेच रहा है, दुकान के साथ साथ ख्याति भी बेच रहा है, अपना नाम। तो क्या जो खरीद रहा है वो ये कह सकता है भाई इस एरिया में तुम इसी नाम से दोबारा दुकान नहीं लगाओगे? कह सकता है कि एक सिंपल सी बात है, ये युवान लॉ इंस्टीट्यूट है। अगर युवान लॉ इंस्टीट्यूट कोई दूसरा आ जाता है इसी नाम के लिए, युवान से आ जाता है, तो क्या सर दूसरा युवान लॉ इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं? वही तो ख्याति बेच रहे हैं, गुडविल। युवान लॉ इंस्टीट्यूट जस्ट ए लोगो। आप इंस्टीट्यूट बेच सकते हो, नाम अपना ले जाओ, तो दूसरी जगह खोल लो युवान, पोर्शन तो यही रह जाएगा, बिल्डिंग तो लेके नहीं जा सकते। परंतु अगर वो ख्याति बेच देते हैं, मींस अपना नाम ही बेच देते हैं, तो क्या व्यक्ति दूसरी जगह व्यापार कर सकता है? वही सेम व्यापार कर सकता है? एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं कर सकता। दिस इज द गुडविल, सेल ऑफ गुडविल। तो अब क्या व्यापार पर रिस्ट्रेंट आ गया? व्यापार पर रोका गया? कितनी चीज? हाँ, यू यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये ब्रांड होता है, हर चीज का ये ब्रांड होता है। वैसे फोन आ रहा था, एक मिनट आप काट छाट कर लेना अपने हिसाब से। किसका फोन था? ओके सर, ठीक है, ओके सर, ठीक है, नहीं आवश्यकता नहीं। चलिए, अगर आपको कुछ रेस्ट चाहिए तो थोड़ी देर बाद पढ़ सकते हैं। अभी कंप्लीट होने में कम से 1 घंटा लगेगा, 5 मिनट। हाँ बिल्कुल, तो ठीक, थोड़ा रेस्ट। हाँ, मैं बात कर लेता हूँ फोन पे। ये बंद कर दो।